वेलकम टू ईवी टॉक्स। टीवीएस और ओला ने करी युद्ध की तैयारी, जबकि बजाज का बैठा भट्टा। चाइना के अंदर हुए सबसे बड़े अडास टेस्ट के अंदर टेस्ला ने सबके छक्के छुड़ाए। इंडिया और यूके के ट्रेड एग्रीमेंट में ईवी पे कितनी मिलेगी छूट। यासा ने बनाई दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली मोटर एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये है भाई अपना ईवी टॉक्स। ईवी टॉक्स के अंदर पूरे हफ्ते की तगड़ी तगड़ी ईवी न्यूज आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी कार लॉन्च हो रही है, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या इनोवेशन हो रहे हैं, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको सुन के बहुत ज्यादा मजा भी आता है। स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, अडास को लेकर एक बहुत बड़ा टेस्ट किया गया चाइना के अंदर। एक मीडिया कंपनी इनके यहाँ पे डोंगचेडी, उन्होंने क्या करा, 36 कारें बुला ली अलग अलग कंपनियों की और 15 तरीके की अलग अलग ऑब्स्टेकल यहाँ पे लगा दिए गए जहां पे इन गाड़ियों को होके गुजरना था। इस टेस्ट में 216 क्रैशेस हुए इन गाड़ियों के द्वारा, और जो टेस्ट आए हैं भाई सरप्राइजिंगली सबको चुका दिया यहाँ पे टेस्ला ने। अगर हम हाईवे राइडिंग की बात करें, जिसमें सडन हाईवे ऑब्स्टेकल, कंस्ट्रक्शन जोन, टेम्पररी हाईवे कंस्ट्रक्शन, लीडिंग व्हीकल सडनली डिसअपीयर, इस तरह के अलग अलग यहाँ पे सिनेरियो उन्होंने क्रिएट करे थे। और सारी गाड़ियों में सबसे टॉप पे आई भाई टेस्ला की मॉडल 3 और टेस्ला की मॉडल एक्स। BYD काफी दूर थी, Xiaomi तो बहुत ही दूर निकल गई थी, और कुछ गाड़ियों ने जो बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी वो थी Zeekr 7X, Xpeng P7 Plus, Onvo L30, Firefly EV, Mercedes Benz C क्लास। इन गाड़ियों ने कुछ भी अवॉइड नहीं करा, ये तो सब में फेल हो गई। फिर अर्बन टेस्टिंग के अंदर इन्होंने क्या करा, 9 तरीके के इन्होंने टेस्ट करे थे। मेकिंग ए यू टर्न, एकदम से कोई पेडेस्ट्रियन सामने आ जाए, इंटरेक्टिव विद एग्रेसिव ई बाइक वगैरह वगैरह, जहां पे सबसे ऊपर आती है टेस्ला की मॉडल एक्स। उसके बाद बाकी कंपनियों की जिनके हमने नाम नहीं सुने हैं, और 5वें नंबर पे आपको BYD भी देखने को मिल जाएगी। तो मानना पड़ेगा भाई, ये जो कंपनी है डोंगचेडी, इन्होंने काफी अनबाइस तरीके से इस टेस्ट को करा है। नहीं तो चाइना की इतनी सारी कंपनियां हैं, और चाइनीज तो भाई अपनी चीजों को हमेशा बढ़ा के ही दिखाते हैं, फिर भी इन्होंने टेस्ला को यहाँ पे विनर दिखा दिया है, तो गुड जॉब। दोस्तों, ओला और टीवीएस एक जगह आगे निकल चुके हैं, जहां पे बजाज बैठा का बैठा रह गया है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट के अनुसार ओला और टीवीएस दोनों ही काम कर रहे हैं फेराइट मैग्नेट मोटर्स पे। आपको पता ही है चाइना ने अपनी रेयर अर्थ मैग्नेट पे 17 कुछ टाइप होते हैं उनके, जिसमें से 6 पे रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के अंदर भौचाल सा आ गया है। तो दोनों कंपनी ओला और टीवीएस इस काम में लग चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि इंडियन कंपनी ऑलरेडी लग चुकी है, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये भाई अपनी एक नई मोटर भी ले आएंगे। तो ओला ने तो ऑलरेडी टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है अपने स्कूटर्स के अंदर, जिसे ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस भी करने वाले हैं, और आई थिंक फेस्टिव सीजन के आसपास ये उसे स्कूटर में लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। टीवीएस भी सेम काम कर रहा है, इन्होंने भी ऑलरेडी टेस्टिंग चालू कर दिया, लेकिन ऑफिशियल इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है, अंदर की खबरें आ जाती हैं। एक चीज और भी है यहाँ पे कि हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने बोला था कि यार ओला तो ऑलरेडी बोल रहा था कि हम भाई रेयर अर्थ फ्री मोटर्स का यूज करते हैं, तो जो इनके टॉप एंड मॉडल है ना, जहां पे परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा चाहिए, वहां पे अभी भी रेयर अर्थ वाली मोटर्स का यूज कर रहे हैं। ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस नहीं करा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा ही है। और एक चीज और भी है, ये जो नई मोटर ये डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है फेराइट मैग्नेट मोटर्स, इसके अंदर एक कमी है कि ये परमानेंट मैग्नेट मोटर्स है जिसमें रेयर अर्थ यूज होते हैं, उसके मुकाबले इनका टॉर्क और पावर डिलीवरी थोड़ी सी कम होती है, और हीट इफिशिएंसी भी इनकी कम होती है। ये चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। बाकी अगर टीवीएस की बात करें तो वो परफॉर्मेंस स्कूटर बनाता ही नहीं है, तो उनके लिए कोई चैलेंजिंग बात होगी नहीं। दूसरी तरफ ओला जो है वो बनाता है, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि कैसे इस मोटर का यूज किया गया है, या फिर मे बी ये अदर मोटर भी डेवलप कर रहे हो। अब पंगा यहाँ पे यह हो गया कि ये दोनों तो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन जो बजाज है उसने एक नई अनाउंसमेंट करी है कि भाई अगस्त के महीने में हम होल्ट 0 पे आ जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने देखा भी है, मुझे कई बंदों ने अंदर से बताया कि इनकी डीलरशिप पे जब हम स्कूटर लेने जा रहे हैं तो उसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। और ऑफिशियली राजीव बजाज खुद भी बोल रहे हैं कि यार हमारा तो प्रोडक्शन अब 0 पे आ जाएगा और हम सेल नहीं कर पाएंगे ड्यू टू रेयर अर्थ मैग्नेट। तो यही होता है भाई चालाक कंपनियों का गेम। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो फ्यूचर देख के चल रही होती हैं, उन्हें पता है कि भाई चाइना से कहीं भसड़ हो सकती है, तो वो अपनी नई टेक्नोलॉजी साइड बाय साइड डेवलप करती चलती है। और इस वाली रेस में बजाज हमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने कोई भी तैयारी यहाँ पे नहीं करी होगी, जिसकी वजह से इन्हें अपना प्रोडक्शन जो है वो रोकना पड़ेगा। दोस्तों, MG ने फाइनली अपना तुर्क का एक चल दिया है, जो कि है MG की रोस्टर इलेक्ट्रिक कार। ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बन जाती है जिसमें एक्चुअल में स्पोर्ट्स कार वाली पावर है। कीमत इसकी रखी है इन्होंने 75 लाख रुपए, लेकिन स्टार्टिंग में जिन्होंने इसे प्री बुक कर रखा था उन्हें 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और इन्हें पड़ेगी 72.5 लाख रुपए की। और ये बहुत सस्ती प्राइसिंग है, बहुत कम प्राइसिंग इन्होंने रखी है। ये मतलब रखी तो क्या ही है, बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है ये, किन के लिए, अमीरों के लिए। मैंने कई बार जब भी मैं बोलता हूँ कि बहुत कम प्राइसिंग है या फिर सिर्फ बोल देता हूँ, तो बंदे कमेंट में भर देते कि सिर्फ की बोल रहा है।
सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए, क्योंकि इस लेवल की जो गाड़ियाँ होती हैं वो करोड़ पार ही आती हैं। इसके जो नियर कॉम्पिटिटर होता है पेट्रोल के अंदर वो है BMW की Z4, जो कि 95 लाख एक्स-शोरूम के आसपास आती है। और ये रही सारी लिस्ट। अगर आपको कंपेयर करना है कि ये गाड़ी कहाँ पे स्टैंड करती है तो देख लो लिस्ट भाई। Z4 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की जो गाड़ियां हैं वो 1.5 करोड़, 2, 2.5, 3, 5 तक जा रही है भाई। एक चीज और नोटिस करो अब यहाँ पे कि भाई परफॉर्मेंस के मामले में भी ये गाड़ी सबको बीट कर दे रही है। अगर आप देखो तो फरारी 812 GTS और मैक्लेरन 750S स्पाइडर, ये दोनों गाड़ियां बस रोस्टर से आगे हैं। बाकी सारी गाड़ियों को रोस्टर ने बीट कर दिया है। 0 से 100 जाती 3.2 सेकेंड। और इन दो गाड़ियों की अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना तो MG वाली की लगभग 5-6 गुना है। मतलब 6 रोस्टर आप ले आओगे जितने में आपकी फरारी 812 GTS आएगी। तो ये होती है भाई ईवी की बातचीत कि आपको कम पैसे लगा के ज्यादा माल मिलता है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 77 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलेगी 580 किलोमीटर की। फ्रंट एंड रियर दोनों एक्सल पे आपको मोटर देखने को मिलती है, जिनका कंबाइन आउटपुट है 510 हॉर्स पावर और 725 न्यूटन मीटर टॉर्क, जिससे 0 से 100 जाने में सिर्फ 3.2 सेकंड लेती है। और इसकी टॉप स्पीड को लिमिटेड या फिर कंट्रोल कर रखा है अप टू 200 किलोमीटर। बाकी डिजाइन के बारे में तो क्या ही कहने भाई, रोस्टर कैटेगरी की एक कार है, कन्वर्टिबल है, इसकी छत जो है बंद भी हो जाती है। कुल मिला के अमीरों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है। और जो अमीर मजे के लिए गाड़ी लेते हैं तो वो दिल्ली में भी लेके अभी से चलाएंगे और चलाएंगे। दोस्तों इंडिया के अंदर जो भी बंदे लग्जरी कार खरीदते हैं उनके अब मजे आने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली यूके और इंडिया का FTA साइन हो गया है। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत अगर हम यूके मेड कोई प्रोडक्ट इंडिया में मंगाते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पहले के मुकाबले नियरली नील हो चुकी है। और इंडिया से अगर हम कुछ माल बेचते हैं यूके के अंदर तो भी वहां पे हमें नियरली नील इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो दोनों के लिए यहाँ पे भला हो जाता है। अब कैसे किसे फायदा मिलने वाला है वो बता देता हूं। तो अगर लग्जरी कारों की हम बात करें तो चाहे वो एस्टन मार्टिन हो, JLR हो, बेंटली हो, मिनी हो, इन सभी की जो आइस कार आती हैं, इसका मतलब पेट्रोल डीजल कार आती हैं, उनका उन्होंने चार्ट दे दिया है। जहां पे पहले 110% की ड्यूटी लगती थी वो फेज मैनर में कम करने वाले हैं और वो 5वें साल में जाके 10% हो जाएगी। स्टार्टिंग में लगभग 30% उसे रखेंगे। अब इसमें भी एक इन्होंने कोटा रख रखा है कि आप पहले साल इतने मंगा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारी गाड़ियां इंपोर्ट करके इंडिया में बेच दे, और वैसे इतने कोई खरीदने वाला है भी नहीं इंडिया के अंदर। खैर इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे बता रखा है कि ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। और पंगा यहाँ पे ये हुआ है कि ईवी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। इन्होंने कहा कि ईवी के ऊपर है, लेकिन शुरू के 5 साल कुछ भी नहीं है। शुरू के 5 साल अभी भी आपको 110% की ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर आप कोई भी ईवी इंपोर्ट करती हो यूके की फैक्ट्री से। छठे साल में जाके जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाएगी। ईवी हाइब्रिड के लिए 110 से सीधा हो जाएगी 50%। अगर इलेक्ट्रिक कार की प्राइसिंग $40,000 से यूरो से 80,000 के बीच में है, और अगर 80,000 से अबव है तो वो हो जाएगी 110 से 40%। और वो फिर आगे जाके 10 साल लगेंगे उसे 10% पे आने के लिए। तो ईवी को काइंड ऑफ कह सकते हो हमने अपनी इंडियन मार्केट को सुरक्षित रखा है कि हमारी देसी ब्रांड अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। और वैसे भी BYD 100% ड्यूटी लाने के बाद भी हमारी इंडियन ब्रांड को चैलेंज दे देता है। अब यूरोपन को लाके हम और चैलेंजिंग तो नहीं करेंगे, बट ठीक है, मज़ा आने वाला है। कुल मिलाकर जो मज़ा आने वाला है वो आने वाला है लग्जरी लोगों के लिए, जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं। और वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुके हो तो भाई वीडियो आपको अच्छी तो लग रही है, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी दबाओ भाई इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। एंड दोस्तों अपने ईवी टॉक में कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, लेकिन कई बार ना मैं उसे खुल के नहीं बोलता हूँ, कुछ वर्ड्स में बोल जाता हूँ, लोग कई बार उसे गलत समझ लेते हैं। अब ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कुछ गलत समझ ले तो इट्स ओके भाई, कि हम हर किसी को नहीं समझा सकते। लेकिन मेरी रेगुलर ऑडियंस है, उसको समझाना या फिर उन्हें एक्सप्लेन करना मेरी ड्यूटी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था कि यार कंपेयर टू चाइना हमारे इंडिया की जो ग्रोथ है या फिर ग्रोथ की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। तो इस चीज़ को लेके भाई कुछ बंदे शायद से गलत समझ गए कि यार ये तो डिक्टेटरशिप को ज़्यादा अच्छा बता रहा है और डेमोक्रेसी को स्लो बता रहा है। तो ऐसा नहीं था भाई, मैंने डेमोक्रेसी का कह सकते एक फ्लो बताया था कंपेयर टू चाइना के कंपेयर में, है ना, कि भाई हमारी स्पीड इसलिए स्लो है। अगर वहाँ भी डेमोक्रेसी होती ना चाइना के अंदर भी, तो उनकी स्पीड भी स्लो होती, ये भी 100% तय है। तो मैंने एक चीज़ का फ्लो गिनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ का फ्लो गिना रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है और दूसरी वाली चीज़ मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है। मैं तो कई बार ईवी में भी आप देखोगे मैं कमियाँ निकाल देता हूँ या फिर अपना जेन्युइन ओपिनियन देता हूँ। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि भाई हमें ईवी छोड़ के पेट्रोल डीजल ज़्यादा पसंद आ रहा है,
तो ऐसे अजम्पशन आपको हो जाते होंगे, लेकिन मैं बस क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। वी लाइक डेमोक्रेसी और हमें अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, बट वो मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए बता देता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं ना कि भाई चाइना क्यों आ गया है और हमारे यहाँ क्यों ऐसी स्पीड का मैं थोड़ी सी इनोवेशन की या ग्रोथ की। तो उसका ये रीज़न है भाई, डेमोक्रेसी के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप रोक लगवा सकते हो। इवन दुश्मन देश ऐसा करता है, चाइना ऐसी करता है भाई, फंड कर देता है हमारे यहाँ के NGOs को कि जाओ प्रोटेस्ट कर दो, एनवायरनमेंट का बहाना लेके मार दो कि भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। तो जो चीज़ इंडिया में 1 साल में हो जाती है, 6 महीने में हो जाती, उसके लिए भाई 5-6 साल तो पता नहीं केस ही चलता है और फिर मतलब खिंच जाता है मैटर। तो उस चीज़ के रेफरेंस में मैंने बोला था। अगेन ये वाला टॉपिक दोबारा लंबा हो गया है, मैं इसे जल्दी से कट करता हूँ। आई होप मेरी रेगुलर ऑडियंस जो मुझे हर हफ्ते 50,000 लोग देखते हैं उन्हें ये चीज़ समझ आ गई हो। दोस्तों, मर्सिडीज बेंज का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है यासा। रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यासा जो है एक्सेल फ्लेक्स मोटर के अंदर स्पेशलिस्ट है और रिसेंटली इन्होंने एक ऐसी मोटर बना दी है जो कि सिर्फ 13 किलो की है, मतलब हाथ में इजिली आ जाएगी। और उसका जो आउटपुट है वो है 550 किलोवाट। अब 550 किलोवाट कितना होता है मैं आपको बता दूं। BYD की C-Line 7 जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, आगे पीछे मोटर लगी हुई है, वो भी इतनी पावर जनरेट नहीं करती है, जबकि वो इतनी बड़ी बड़ी मोटर दोनों एक्सल पे लगा के बैठी हुई है, फिर भी ये इतनी सी मोटर जो है उसे आउट परफॉर्म कर दे रही है। और इसका जो पावर टू वेट रेशो है वो है भाई 42 किलोवाट पर केजी। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है अनऑफिशियली, क्योंकि कंपनी ने इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। कंपनी की जो CTO हैं उन्होंने अपने लिंक्डइन पे शेयर करा है कि भाई हमने रिसेंटली टेस्ट करा और हमें ये पावर मिल गई है। अब ये जो पावर है ना, अगर मैं आपको थोड़ी सी कंपेयर करा दूं, कंपेयर तो नहीं कराता हूँ, एक थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार ले लेते हैं SU7। इसके अंदर जो मोटर लगी है उसका वेट है 89 kg और उसका आउटपुट है लगभग 220 किलोवाट। तो यहाँ पे जो पावर टू वेट रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2.4 किलोवाट पर केजी। अब कहाँ पे 2.4 किलोवाट पर केजी और कहाँ पे 42 किलोवाट पर केजी, डिफरेंस देख रहे हो कितना खतरनाक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई कि जो EV के अंदर अभी इवोल्यूशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इनोवेशन हो रही है, नेक्स्ट लेवल है। इतनी पावर के लिए आपको पता नहीं भाई कितना बड़ा आइस इंजन चाहिए होगा, जो कि इतनी सी मोटर ने करके दिखा दिया है। अब इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भाई। मान के चलो आपको सुपर हाइपर से भी ऊपर वाली जो बाइक है वो बनानी है, आपने डाल दी 13 किलोवाट की मोटर बाइक के अंदर, वो भग रही है भाई, वो एकदम ही छू गई वो 200-300 की स्पीड। बाकी अगर आप एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो फ्यूचर में हमारे eVTOL व्हीकल यूज़ होने वाले हैं, वहाँ पे हम इन मोटर्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एकदम गाड़ी को उड़ा देंगे और सीधा ले जाएंगे आगे की तरफ। तो एप्लीकेशन बहुत सारी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि मजा आ रहा है। दोस्तों, अल्ट्रा वोलेट ने अपनी बाइक्स की Gen 3 पावर ट्रेन अपडेट निकाल दी है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इजी वर्ड में बता देता हूं। तो अल्ट्रा वोलेट की जो बाइक आती है F77, इसके अंदर जो मोटर लगी होती है उसी को लेके ये अपडेट इन्होंने दी है। ये Gen 3 अपडेट है इनकी। इसके अंदर हुआ क्या है, इन्होंने लगभग 8 मिलियन किलोमीटर कंप्लीट कर लिए ऑन द रोड। उन 8 मिलियन बाइकों से जो डेटा निकल के आया, कई बंदे पूछते हैं कि भाई बाइक में सिम की क्या जरूरत है, बिना इंटरनेट के मैं बाइक दे दो। तो भाई ये फायदा होता है कंपनी को कि उनके पास बैठे बैठे सर्वर्स पे डेटा आ जाता है कि हमारे जो राइडर्स हैं वो बाइक को कैसे चलाते हैं, क्या उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, क्या उनका एक्सेलरेशन है, सारा डेटा भाई इनके सर्वर पे जाता रहता है, जिसकी वजह से बाइक को इंप्रूव करने में इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बिना कनेक्टिविटी के ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, इसलिए कंपनी सिम डालती है। खैर, इनका खुद का जो वायलेट AI सिस्टम है उससे इन्होंने सारा डेटा लिया है, फिर उस पर काम करा है कि भाई हम कैसे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अपनी बाइक की। और ये जो उन्होंने रिसेंटली अपडेट दी है Gen 3 वाली, उससे बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। पहले जो बैलिस्टिक मोड था उसे पहले बैलिस्टिक ही बोला जाता था, अब उसे बोला जा रहा है बैलिस्टिक प्लस, क्योंकि उसके अंदर पावर जो है इनहांस हो चुकी है। एक्सक्यूशन इन्होंने और भी अच्छा कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और प्रीवियस जनरेशन के जो ओनर्स थे, जो अर्ली अडॉप्टर थे, उन्हें भी अपडेट मिलेगी और जो लेटेस्ट वाले उन्हें तो मिलेगी ही। कुल मिला के जो अपडेट देके इन्होंने परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी है। अब सुनने में थोड़ा सा ये लग सकता है कि हाँ ठीक है भाई, एक सॉफ्टवेयर अपडेट ही तो है, पावर ट्रेन तो अच्छी करिए। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इस लेवल की बाइक को डेवलप करना और ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाना। मतलब आप खुद मान के चलो, इस लेवल का स्टार्टअप अगर अमेरिका में होता ना, वो फट जाता भाई। उसे मतलब इतनी जल्दी ग्रो होता या फिर वो उसकी बाइकों की इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिल जाती। लेकिन अल्ट्रा वायलेट ऑन द अदर हैंड, मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इन्हें। पहले भी इन्होंने अपनी बाइक को मैं काइंड ऑफ ऐसा बनाने की कोशिश करी थी कि क्या कहते हैं उसे, अनरीचेबल काइंड ऑफ, है ना, कि हम तो एक बहुत प्रीमियम ब्रांड है। अगर प्रीमियम ब्रांड भी है तो रीचेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, लोग उसकी तरफ खींचें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि कंपनी पहले ऐसा ही कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा इनमें इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है यार बहुत ज़रूरत है आपको काम करने की।
मतलब ये अपडेट भी अगर आप मेरे को दे रहे हो, व्हाट्सएप पे दे रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई इनके जो टेक्निकल बंदे हैं या फिर इवन फाउंडर वगैरह भी हैं, पॉडकास्ट पे जाके बताओ भाई कि हम पूरे ग्लोबल लेवल पे कितनी तगड़ी चीज कर रहे हैं। आज भी अगर कोई बंदा यूट्यूब पे जाके रिव्यू वगैरह देखता है तो गिनती की 3-4 वीडियो देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से भाई सर्च करते ही वहां पे 100, 200, 500 वीडियो होनी चाहिए अल्ट्रावायलेट के बारे में। अब कैसे आएंगे इतनी सारी वीडियो? भाई रिव्यू यूनिट भेजो, मीडिया को, सबको कहो कि भाई हमारी बाइक चलाओ, जो पॉजिटिव दिखता है पॉजिटिव दिखाओ, जो नेगेटिव दिखता है नेगेटिव दिखाओ, ठीक है। एटलीस्ट वीडियो डालेंगे भाई यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपका कंटेंट आएगा ताकि लोग जानेंगे। या इसके अलावा कुछ और भी करो, जो भी समझ आता है वो करो, लेकिन मार्केटिंग सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा बना लिया है लेकिन अगर वो सेल नहीं हो रहा है या फिर लोग उसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। दोस्तों JSW ग्रुप अपनी 10 से 12 लाख की रेंज में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने वाला है, जो कि MG के साथ नहीं होगी, JSW खुद लेके आने वाला है। आई थिंक पिछले ईवीटो के, उससे पिछली ईवीटो को मैंने आपको बताया था। अब इसके ऊपर एक अपडेट आ चुकी है कि JSW जिस कंपनी के साथ मिलकर उस गाड़ी को बनाने वाला है वो है चेरी ऑटोमोबाइल, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है चाइना के अंदर। तो ये जो कंपनी है JSW ग्रुप के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेगी, ना ही इनका कोई शेयर होगा इंडिया के अंदर। JSW ग्रुप खुद की ही एक ब्रांड बनाने वाला है इंडिया में, और यही उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार लाएंगे जिसे सेल करेंगे। चेरी ऑटोमोबाइल जो इनकी मदद करने वाला है, स्पेयर पार्ट्स में करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, जिसके लिए JSW ग्रुप जो होगा उन्हें वन टाइम फी देने वाले हैं। आई थिंक उसके बाद रॉयल्टी भी थोड़ी बहुत देंगे, ताकि चेरी ऑटोमोबाइल जो इनकी हेल्प कर दे, इन्हें टेक्नोलॉजी दे दे इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए। रही बात इनके JSW MG वेंचर की, तो ये जैसा चल रहा था वैसे चलेगा ही। हालांकि कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि SAIC जो कि MG की एक पेरेंट कंपनी है, वो बोल रही थी कि भाई इंडिया के अंदर हमारा सीन अब कुछ ढंग का होगा नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमें रोक के चल रही है, इन्वेस्टमेंट तो करने नहीं दे रही है, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट खींच सकते हैं, जिसके अंदर JSW ग्रुप अपनी जो शेयर की मात्रा है वो बढ़ा लेगा। कुल मिला के आई थिंक उस पर भी कंट्रोल JSW का ही आ जाएगा, और बाकी ये चेरी ऑटोमोबाइल से एक अलग ब्रांड क्रिएट कर ही रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का पहला सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया है चेन्नई के अंदर। टेस्ला फाइनली अपने रियल फैंस, जिन्होंने इनकी 2010 में प्री बुकिंग कर रखी थी, उनको बुला के एक मीडिया राइड इवेंट कर रहा है। MG गवर्नमेंट EV की प्राइसिंग को 15,000 से दोबारा बढ़ा दिया गया है। अब इसका सबसे बेस मॉडल आएगा 7.5 लाख रुपए का, जहां बाकी कंपनी सरकार से बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर पे आप टैक्स कम कर दो। ओला इलेक्ट्रिक से खिलाफ है, वो कह रहा है कि नहीं भाई इसे इंडिया में ही बनने दो, जैसे हम रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बना रहे हैं। की रंजीत ने फाइनली BE6E का पैक 3 मॉडल ले लिया है, और इनके घर में सोलर ही सोलर है, तो इनके पास नेक्सॉन EV भी हो गई और दूसरी गाड़ी भी आ गई। ये चला रहे हैं भाई बिल्कुल फ्री, सोलर की एनर्जी यूज करके दोनों गाड़ियां मस्त चल रही है। हरियाणा के अंदर 40 लाख से कम की EV पे दोबारा से सब्सिडी मिलनी स्टार्ट हो गई है। महिंद्रा की BE6E के अंदर अब पैक 3 59 किलोवाट को भी अनलॉक किया जाएगा। इधर ने महाराष्ट्र के अंदर अपने 400 फास्ट चार्जर लगा दिए हैं। एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं एंड में, महाराष्ट्र के अंदर रिसेंटली कौन सी EV कंपनी के बहुत सारे शोरूम्स को बंद किया गया है? बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना।